जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा। हमने कुछ समय पहले स्टार्ट करी थी वॉइस ऑफ अ सीए आर्टिकल की सीरीज़, जिसमें करीब करीब सीज़न 1 में हमने 8 एपिसोड का कार्यक्रम बनाया है, जहां पर हर स्टोरी में, हर एपिसोड में एक सीए आर्टिकल ने अपनी दास्तां को बयां करा है। आज उसका एपिसोड 8 है, आखिरी एपिसोड है, और इसके बाद हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं इसका क्या रिफॉर्म आता है, कितने लोगों तक ये पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है आप शेयर ज़रूर करेंगे, और कुछ समय के बाद हम इसका सीज़न 2 भी लेकर आएंगे। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, इस रिफॉर्म मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। आप लोगों की आवाज़ मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं सीए स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स और बाकी सब जनों के लिए करने की कोशिश करूँगा। आज की स्टोरी में क्या खास है भाई? खास बात यह है कि एक किसान का बेटा जो उड़ीसा से आता है, बहुत ही गरीबी में पल बढ़कर भी मेहनत से अपना इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, ग्रुप 1। उसके बाद जो है अच्छी आर्टिकलशिप के लिए कोलकाता जाते हैं, और जाने के बाद 4,000 रुपये की स्टाइपेंड उन्हें मिलती है, पर उनका खर्चा होता है 7,000 रुपये का। वो कोशिश करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रिंसिपल से गुहार लगाते हैं, सर थोड़ी सी स्टाइपेंड बढ़ा दो। वो कहते हैं कि आपका ग्रुप 2 होएगा तो हम बढ़ा देंगे। ग्रुप 2 स्टूडेंट क्लियर करता है, पर स्टाइपेंड बढ़ाने से मना कर दिया जाता है। मना करने के बाद स्टूडेंट कहते हैं अगर मेरी स्टाइपेंड 7,000 नहीं हुई तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, घर से पैसे मिलने मेरे बंद हो गए हैं, अभी 1 साल हुआ नहीं है, मुझे ट्रांसफ़र दे दो, मैं अपने घर चले जाऊंगा, साहब ट्रांसफ़र दे दो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। ईमेल भी लिख दिया। प्रिंसिपल ने कहा ट्रांसफ़र तो नहीं मिलेगा, सीए छोड़नी है तो छोड़ दो। और स्टूडेंट ने मजबूरी में, गरीबी के कारण उसे अपने घर वापस आना पड़ा, और प्रिंसिपल ने आज तक ट्रांसफ़र नहीं दिया है। ये बात आईसीए तक पहुँचनी चाहिए कि इतना जुल्म वो हमारे स्टूडेंट्स पर क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। ट्रांसफ़र अलाउड है तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और जेन्युइन कंडीशन में। जो फर्स्ट ईयर में तो अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं है तो भी आप ले सकते हो, या तो जेन्युइन रीज़न है उसमें भी ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, स्टूडेंट की बात भी सुनिएगा। सभी दोस्तों के साथ हमारी प्लेलिस्ट को, इसका जो पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है, वहाँ से जो है पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो बताइए आपके साथ आर्टिकलशिप में क्या हुआ, कब से शुरू करा, और जो भी चीज़ें आप बता सकते हैं। सर मैं तो बेसिकली सर उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। 2017 फरवरी में इंटर में एडमिशन किया था। ठीक। उससे पहले सीपीटी रूट से मैं आया था। ठीक है। तो लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन में, तो सर ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली तो सीपीटी रूट से नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा एक सर एडवाइस में थे, मुझे किए थे कि सीपीटी रूट अच्छा होगा बेसिकली सी स्टूडेंट के लिए, तो उसी वजह से सीपीटी रूट में आया था। तो सर आने के बाद इंटर का एग्ज़ाम दिया नवंबर 17 में, और फर्स्ट टाइम मेरा फेल हो गया। ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम की वजह से फेल हो गया। और फिर मैं 18 में एग्ज़ाम दिया था इंटर ग्रुप 1 का, और ग्रुप 1 क्लियर हो गया था। तो उसके बाद सर मैं जो आईटीओटी सर भुवनेश्वर में किया था। तो सर करने के बाद फिर ग्रुप 2 एग्ज़ाम दिया था, और ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया। ठीक है, आप मतलब ये कह रहे हो कि आप पहले सीपीटी रूट से आए, बट उसके बाद आपने डायरेक्ट एंट्री से कंटिन्यू करा। डायरेक्ट एंट्री में कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन मैं सीपीटी रूट में सीपीटी पर आपका क्लियर, अच्छा क्लियर हो गया था सीपीटी आपका? जी सर। ग्रुप 1 पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ? यस सर। ओके, थोड़ा तेज भी बोलो, थोड़ा लाउड भी बोलो। फिर क्या हुआ? सर उसका बाद सर आईटीओटी भुवनेश्वर में किया। भुवनेश्वर में करने के बाद ग्रुप 2 फिर नवंबर 18 में दिया था, और उसमें भी नहीं हो पाया था। ठीक है। तो फिर से मैं कुछ दिन के बाद मैं सोचा कि आर्टिकलशिप कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि मेरा तो लेट हो रहा है। ग्रेजुएशन रूट के बाद में आया, फिर सीपीटी रूट से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लग रहा है, तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो ये सोच के मैं एक आर्टिकलशिप फार्म में ढूंढने लग गया। तो सर कोलकाता में देखा कि बेसिकली कोलकाता में थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिलता है, ये सोच के बहुत सारा फार्म में ढूंढने के लिए निकला। तो बहुत सारा फार्म में सर इंटरव्यू भी दिया। देने के बाद कोई फार्म तो सिलेक्ट कर रहे थे, करने के बाद बोल रहे थे कि आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, स्ट्रांग करिए कम्युनिकेशन स्किल, आप थोड़ा सा डर रहे, नर्वस फील कर रहे। ऐसा बहुत सारा इंटरव्यू में तो ऐसा बोला गया है। तो उसके बाद
एक फॉर्म में सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो मैं थोड़ा सा सर जो उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरा फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। जो कि सर मेरा फैमिली, मेरा पापा एक फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है, और मेरा एक बड़ी बहन भी है और एक बड़ा भैया भी है, उनका शादी हो चुका है। तो ये मेरा फैमिली है। और जो मेरा पापा है, तो उनका उम्र 60-65 हो चुका है, जिसके वजह से वो अभी काम नहीं कर पा रहे, और वो ऐसा बैठ गए हैं। और उस टाइम में हम सोचे नहीं थे कि ये सीए कोर्स का जाने के बाद ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और ट्यूशन फी भी ज़्यादा है, ये सब मैं सोचा नहीं था। तो हम सोचे थे कि मेरे को उतना भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड में या मेरा गाँव का या मेरा शहर में भी बोलने से भी उतना कोई सीए नहीं करते बेसिकली लोग। तो लोग उड़ीसा में ज़्यादा सीए नहीं करते। तो मुझे इतना पता नहीं था, तो ये सीए में घुस गया। घुसने के बाद जैसा मैं इंटर भी क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद मैं सोचा था कि 7,000-8,000 स्टाइपेंड मिलेगा, तो उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन जैसा सीए में एंट्री कर लिया, करने के बाद 4,000 का स्टाइपेंड, तो मेरा आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर में 4,000 का स्टाइपेंड शुरू हुआ। वो भी कोलकाता में? यस सर। और रहने का तो खर्चा अलग लगता होगा वहाँ पे? यस सर, बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एक स्टे करना मिनिमम कम से कम तो 3,000 का यहाँ पे किराए में, कम से कम 3,000 का कोई एक रूम मिलता है, उससे कम तो नहीं हो पाएगा। और फिर से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, मेट्रो का एक्सपेंडिचर हो या दूसरा भी कुछ एक्सपेंडिचर रहता है, तो मिला के टोटल 7,000-8,000 तक खर्चा होता है यहाँ पे कम से कम। जो कि फार्म से मिलता है मुझे 4,000। तो 4,000 मिलने के बाद जो मेरा फॉर्म है, वो बोले थे कि आपका जैसा ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा, ग्रुप 1 के बाद में ज्वाइन किया था, वो बोल रहे थे ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा तो हम 7,000 करवा देंगे आपका, ताकि आपका माने फाइनेंशियल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर उसी चीज़ को ले दिमाग में रख के मेरे को 15 दिन का छुट्टी मिला था ग्रुप, और मेरा 15 दिन का अंदर में मैं बहुत हार्ड वर्क करके ग्रुप 2 मेरा क्रैक हो गया। तो होने के बाद मैं उनको बोला कि आप तो बोले थे कि आपका स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो इस बारे में जैसे मैं डिस्कशन किया, वो बोल रहे कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ाइए, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा तो आप हम खुद ही बढ़ा देंगे आपका स्टाइपेंड। इसी बात को लेके स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, और मेरा फैमिली से भी सपोर्टिंग कुछ नहीं आ रहा था, तो हम ऐसा ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। ये जो चीज़ हुआ था सर दिसंबर 19 में, ऐसा शुरुआत हुआ था मेरे साथ। तो तब आपने ग्रुप 2 क्लियर करा था, वो था आपका मई 19? मई 19, यस सर। ठीक है, तो 1 साल आपको हो चुका था आर्टिकलशिप में? ये सर मैं मार्च 19 में ज्वाइन किया था सर मैं आर्टिकलशिप। अच्छा, ठीक है, तो मार्च लेट कर 19 दिया के था। बाद आपने मई दिया, वो आपका यस क्लियर सर। हो गया। यस सर। तो पहले उन्होंने आपको छुट्टियाँ दे दी होगी एग्ज़ाम्स हाँ, की? ये 15 दिन का सर हाँ छुट्टी जी, हाँ दी जी। थी सर। ठीक है, तो आपने दिसंबर तक कंटिन्यू करा? यस सर। ठीक तो है। सर दिसंबर के बाद जैसा फैमिली से कुछ सपोर्टिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि उतना वो स्ट्रांग नहीं है कि कुछ पैसा दे पाएँगे। मेरा फैमिली वैसा ही है कि वो बहुत पुअर कैटेगरी से मैं बिलॉन्ग्स करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सीए में ज़्यादा एक्सपेंसिव, जितना बोला जाता है कि बहुत कम खर्चा होता है, वो उतना नहीं है। ये आपने मुझे क्लासेस कहाँ से ली फिर? आपने कोई कोचिंग वगैरह ली, उसमें भी पैसा लगा होगा आपका? सर इंटर में सर 2-3 कोचिंग लिया था। फाइनल में तो अभी तक भी कोचिंग कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, ठीक है। सर उसके बाद सर मैं उनको दिसंबर में जैसा बहुत प्रॉब्लम फेस किया, तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अलॉटमेंट कर दीजिए कि ट्रांसफ़र का। फर्स्ट ईयर में तो ट्रांसफ़र हो सकता है, अलॉटमेंट कर दीजिए, मैं उड़ीसा में जाके कोशिश करूँगा करने का। और मेरा जो प्रिंसिपल है, फ्रैंकली मना कर दिया कि हम आपको ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं। आपका फाइनेंशियल इश्यू है, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप सॉर्ट आउट करिए, लेकिन हम आपको ट्रांसफ़र नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र लेने के लिए, हम तो नहीं दे पाएँगे, आप सीए क्विट कर दीजिए। ये सोच के सर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। मैं कैसे जो कोर्स के मैं ड्रीम सोच के आया था, उसी कोर्स में ऐसा चीज़ चल रहा है कि कोई प्रिंसिपल बोल रहा है कि आर्टिकल को आप सीए क्विट कर दीजिए, लेकिन आपको हम ट्रांसफ़र नहीं देंगे। उसके बाद आपने क्या किया?
सर मेरा तो और कुछ दिमाग कुछ काम नहीं किया। मैं बोला कि सर देखिए मेरा तो फाइनेंशियली इतना मैं वीक हूँ कि जो कोलकाता में स्टे नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप 4,000 देंगे तो उसमें हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? घर से कोई भी पैसा नहीं दे रहे, घर से वो तो नहीं देंगे और मेरा कोई सपोर्टिव नहीं है कि सीए कोर्स क्या है, कैसा कोर्स है, उसमें क्या फायदा है इन फ्यूचर में, वो सब चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं मेरा फैमिली को। वो उतना जानते हैं कि कोई एक अच्छा कोर्स कर रहा है, यही है। और बट जिस अभी वजह से आपका स्टेटस क्या है? अभी आपका स्टेटस क्या है? वो फर्म से ट्रांसफ़र मिला या नहीं मिला? सर नहीं मिला सर। तो आप वहाँ से वापस आ गए। जैसा जनवरी में मैं आपका एक वीडियो था उसमें आप प्रोसीजर बताए थे कि ऐसा-ऐसा प्रोसीजर में माँगना चाहिए। उसी प्रोसीजर के मैं फॉलो किया था कि पहले मुझे 30 दिन तक वेट करना चाहिए, यदि नहीं हो पाएगा तो आईसीआई को ये चीज़ के बारे में बोलना चाहिए था। तो आपका जैसा प्रोसीजर है उसी हिसाब से आपको फॉलो करके मैं एक एप्लीकेशन भेजा था। तो सर एप्लीकेशन देखने के बाद एक भी मतलब रिप्लाई नहीं दिए थे अप टू 7 डेज़। 7 डेज़ के बाद फिर से एक रिमाइंडर, जैसा आप बोले थे कि रिमाइंडर करना चाहिए, रिमाइंडर जैसे मैं किया तो बोल रहे कि आपको तो इस चीज़ का फिर डिस्कशन करना चाहिए, ये प्रोफेशनली नहीं है, आप प्रोफेशनली एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको इस चीज़ में डिस्कशन करना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके सर मैं गया उनका चैम्बर में बैठ के मैं उनको बोला कि ऐसा मेरा प्रॉब्लम है तो मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। वो मना कर दें कि आप सीए क्विट कर दीजिए लेकिन हमको ट्रांसफ़र नहीं देंगे आपको। तो तो आप ये उसके आईसीआई बाद में गए थे? आईसीआई में सर इसीलिए नहीं गया, मैं उस टाइम बहुत डर गया था कि मुझे इतना पता नहीं है कि आप तो सर बोले थे कि जाना चाहिए। और मेरा जो प्रिंसिपल है मुझे इतना पता चला कि ये इससे पहले कोई ट्रांसफ़र माँगा था, जिस वजह से वो थोड़ा-सा उसको ट्रांसफ़र नहीं दिया और बहुत सारा झमेला हुआ था, जिस वजह से मुझे डर लग गया कि मुझे जाके उनको बोलूँगा तो वो क्या करेंगे, तो उतना तो आपने जो मेरा पास। प्रिंसिपल को ईमेल करी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है प्रिंसिपल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे? वो ये ईमेल सर है मेरे आपके पास पास? है। ये सर मेरे पास है अभी तक। ऑफिशियल ईमेल आईडी पे? और साथ में जब आप फॉलो अप करते हैं तो क्या उसके किसी दूसरे पार्टनर को भी आपने सीसी में रखा, एचआर नहीं को, या सर, नहीं वो रखा? सर नहीं सर। वो गलती कर दी आपने। आप उससे जब फॉर्म का जवाब ना आए एक प्रिंसिपल से, तो आप यस जो है सर। उनके ऑफिस में जो दूसरे कलीग्स हैं, जो हैं पार्टनर्स हैं या हाई पोजीशन पर हैं या एचआर हैं, उन सबको भी सीसी में रखकर ईमेल डालें तो उनको सर सबको ये बात बड़ा पहुंचेगी। उतना बड़ा फार्म सर नहीं है, फिर भी एक कोई एक ही छोटा पार्टनर थे फार्म। या दूसरे और भी पार्टनर हैं वहाँ पे? एक ही पार्टनर है, दूसरा पार्टनर भी है लेकिन उसको एक ही उनका फार्म का आईडी है, उसी मेल आईडी में भेजा था। फर्म की एक ही ईमेल आईडी, बट अगर फिर भी जो भी एक दो अगर और भी हों कोई पार्टनर, तो ज़रूर आप उन्हें भी सीसी में रखें। अभी तो आपके पास ईमेल की कॉपी है, आप वहाँ से आ गए हैं और कुछ प्रोसीजर आपने नहीं किया है। सर आपका मैं डर गया था, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। मैं अंदर में सोच रहा था कि मेरा करियर है आगे, यदि इनसे झगड़ा होगा, यदि इन ट्रांसफर नहीं देंगे तो मेरा इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, एडजस्ट करवाता हूँ। तो सर इसी सोच के जनवरी 31 जनवरी के अंदर में तो मेरे को इंटरनल ऑडिट में, स्टॉक ऑडिट में एक दूसरा जगह को भेज दिए, जबकि कोलकाता से बाहर एक दूसरा स्टेट को भेज दिए। तो वहाँ पे सर मैं ऑडिट करते-करते मेरा पूरा तो कोरोना के टाइम में भी सर ऑडिट चल रहा था। जो कितने जिस टाइम में? कब सर कब की बात है ये? ये रिसेंट 2020 फेब की? में। फरवरी की? ये सर अच्छा, तब तक फेब ट्रांसफ़र नहीं लिया, तब तक छोड़े नहीं थे आप, तब तक तो थे वहाँ पे। तब तक सर मैं था सर। ठीक है। और फरवरी मार्च 22 में तो शुरू हो गया लॉकडाउन। लेकिन ठीक है। उस टाइम में भी हम एक स्टॉक ऑडिट में जो जहाँ पे गए थे, तो जिस टाइम में एक्चुअली ऑडिट नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ गया था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम फँस गए थे जिस वजह से नहीं निकल पा रहे थे। मैं 26 मई तक हम वहाँ पे ही थे और उधर भी काम कर रहे थे। मैं जिस समझ सकता वजह हूँ, स्टॉक ऑडिट में कुछ काम नहीं होता, दूसरा ऐसी आर्टिकल को सस्ती लेबर मानकर भेज देते हैं रिस्क पे, और ऐसी-ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर किसी का आने-जाने का कोई ठिकाना नहीं है। जी मैं सर। खुद गया हूँ ऐसी-ऐसी जगह जहाँ पर आपको बसें भी नहीं मिलेगी, कोई चीज़ें भी नहीं मिलेगी, और आप जैसे एक लाल कुआँ जगह है, गाज़ियाबाद, मतलब जहाँ तो मतलब इतना रिस्क होता है, चोरी-वोरी हो जाती है, किसी को किडनैपिंग हो जाती है, उन जगहों पर भेज देते हैं। यस और वहाँ सर। पर आप जाकर उस गोडाउन में जाकर स्टॉक ऑडिट गिनती कर कर आओ, तो वो मुझे तो लगता है कि सीए का काम है भी नहीं, ये छोटा मोटा काम। और आर्टिकल्स को ये भेजना भी नहीं चाहिए, जान की बाजी लगाकर स्टॉक ऑडिट पे जो भेजते हैं। और बहुत सारा वहाँ पे करा आपने, कठिनाई सही है। और काम क्या सीखा, एक बार काम के बारे में थोड़ा बता देते हैं, उतना टाइम जो आपने करा, जी तो सर। क्या सीखा आपने काम वहाँ पे? काम सर बेसिकली फर्म से तो मैं इतना सीखा है कि स्टॉक ऑडिट में काम किया है और इंटरनल ऑडिट में काम किया है। अच्छा।
ये दोनों को इंटरनल छोड़ के इंटरनल ऑडिट में आपने क्या काम किया? इंटरनल ऑडिट में सर जैसा कि कंपनी का जितने सारे भी प्रोसीजर है कि उनका जो ये डिपार्टमेंट रहता है, फिनांस डिपार्टमेंट हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में उसको तो ऑडिटिंग करना पड़ता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट उनका है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। ठीक इस चीज़ का पर सर अच्छे से पता किया है कैसे-कैसे होता है ठीक है। और स्टॉक ऑडिट भी किया है। ये दोनों अलावा और कुछ भी हम अभी तक जो भी हम सीखे हैं, खुद से सीखे हैं, बट वो मुझे नहीं सिखाया। उन फार्म से मैं कुछ भी नहीं सीखा। आपने क्या सीखा अपने आप से? आपसे अपने आप से सर यही सीखा है जीएसटी का सर जीएसटी का 9 या जीएसटी 3B, जीएसटी 1 तो उसका रिकॉन्सिलिएशन ये सब मैं खुद से सीखा है। और टैली का काम भी खुद से सीखा है, जो कि सर मैं एक इससे फार्म से ज्वाइन करने से पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू था, इसी वजह से मैं दूसरा जगह में काम कर रहा था। तो मैंने आर्टिकलशिप से पहले एक हेड ऑफ का इस हिसाब से काम कर रहा था, जिस टाइम में मैं ये सब काम सीखा था। और एक लेकिन ये फॉर्म से ये सब मुझे तो नहीं दिया गया, इस सिर्फ इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट एंड स्टार्ट ऑडिट का बेसिस का एक फॉर्म है ये। तो अच्छा, तो आप मतलब देखो, इसके अब कई सारे रास्ते हैं इससे निकलने के। मैं आपको सारे रास्ते यहाँ पर खोल रहा हूँ, लीगल इलीगल सारे खोल रहा हूँ। पहली बात ये कि आईसीए का रूल है कि आप फर्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपकी मजबूरी है, आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया, प्रिंसिपल ने नहीं दिया। उस केस में आप तो रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप आईसीए को लिखें, आईसीए में विजिट करें और आप क्लियरली बोलें। एसएसबी पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन है तो वो डालें, प्रिंसिपल को ईमेल रखें और आईसीए को भी साथ में ICA@ICA. जो भी ORG वाली ईमेल आईडी है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको भी रखें, तो प्रिंसिपल प्लस आईसीए दोनों को रखें, ठीक है ना? उन सबको प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल डालें कि सर ये मेरी सिचुएशन रही है और मेरे को ट्रांसफ़र नहीं मिला अभी कोरोना की वजह से। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मुझे आप मार्च में मेरा फर्स्ट ईयर जब मैंने काम किया, जब तक मुझे आप तब से आप ट्रांसफ़र दे दीजिए। और उसके बाद भी नहीं देते हैं तो आपका ये रूट तो लीगल वाला ख़त्म हो गया। आईसीए ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, प्रिंसिपल जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चा फंस गया है। उसके बाद आते हैं इलीगल रूट्स। इलीगल रूट में आप क्या कह सकते हैं भाई, प्रिंसिपल ने उसके बाद टाइम निकल गया तो उससे बात करो भाई कि क्या चाहते हो, मैं आ तो सकता नहीं हूँ, तो आप अगर मुझे ट्रांसफ़र नहीं दोगे तो मेरा तो पीरियड काउंट हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छी बात है, 3 साल के बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। एक इसका फॉर्म आता है, एक स्टूडेंट ने भेजा है, फॉर्म 120 क्या है, उसमें आप अगर प्रिंसिपल आपको कंप्लीशन फॉर्म देता है तो आप वो भर सकते हो। तो आपने आईसीए में ईमेल डाली है, आईसीए में ईमेल डाली, उसने आईसीए ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रिंसिपल ने ट्रांसफ़र नहीं दिया, आप जा नहीं सकते थे, आपने जाना बंद कर दिया, आपने अपना पूरा प्रोफेशनल फॉलो करा है, प्रोफेशनल प्रोसीजर। प्रिंसिपल को बोलो मेरी तो आर्टिकलशिप काउंट हो रही है, 3 साल के बाद अगर आप मेरे को कंप्लीशन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्म 120 भर दूंगा 15 दिन के अंदर, जैसे ही कंप्लीट हो, और 15 दिन में भर देना कि मेरी कंप्लीट हो गई आर्टिकलशिप। उसके बाद आईसीए जो है वो प्रिंसिपल को मेल बोलेगा, तो प्रिंसिपल आनाकानी करेंगे, कोई बात नहीं, प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। और उसके बाद आप आईसीए को दिखाना, देखो भाई मैंने तो आपको ईमेल डाली थी ना, आपका जवाब नहीं आया, व्हाट शुड आई डू इन दैट केस, यू आर अनप्रोफेशनल। आईसीए को लपेटे में ले लेना, डरना थोड़ी है किसी से। और उसके बाद हम तो बैठे हैं यूट्यूब पर, हम आईसीआई अगर ऐसा कुछ करेगा तो हम यहाँ पर दिखाएंगे आईसीआई ने क्या किया। मेल का जवाब नहीं देते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम है, आप जाकर विजिट करो, आप प्रयास करते रहो, ये मत कहो कि बैठ जाओ, आप अपने पूरे प्रयास करते रहो। प्रिंसिपल से पहले रिक्वेस्ट करके बात करो, ईमेल में रिक्वेस्ट करो, हम्बल रिक्वेस्ट करो, फ़ोन पे करो, कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड रखो, व्हाट्सएप करो, जो भी करना है सारा प्रोसीजर धीरे धीरे फॉलो करते रहो, अपनी सिचुएशन समझा कर। माने तो ठीक, नहीं माने तो आईसीआई आपका दूसरा रूट है, वो भी ना माने तो प्रिंसिपल को उसके बाद बोल दो भाई मेरी तो आर्टिकलशिप चालू है एंड आई कांट कम बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। और आईसीए गाइडलाइंस में मैंने ट्रांसफ़र मांगा था, आपने नहीं दिया, आई हैव द डॉक्यूमेंट्स एंड आई हैव रिटन अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। और 3 साल के बाद आई विल राइट दिस 120 फॉर्म और उसमें मैं कंप्लीशन भर दूंगा और उसके बाद देख लो जो भी आपको करना है। आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ द लास्ट सिचुएशन जब आप वो करोगे, लास्ट है, ठीक है ना? लास्ट। और उसके अलावा क्या ऑप्शन है कि आप पहले ये ट्राई कर सकते हो कि प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके बोलो कि सर अब मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ क्या बाकी का रिमेनिंग टाइम पीरियड, और कहीं से अगर फाइनेंस मैनेज हो, कोई दोस्त यार मदद करे तो फिर आप बाकी का रिमेनिंग पीरियड सर्व कर सकते हो। तो आपके पास ये सब ऑप्शन है, तो ये सब आपको ट्राई करना पड़ेगा और बस यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। सर सेकंड ईयर में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि जिस एक्सेप्ट जो 56 सब क्लॉज 1 को छोड़ के जो रेगुलेशन है उसका अलावा छोड़ के वहाँ पे सर फाइनेंशियली यदि कोई वीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसका इसके लिए आईसीआई स्कॉलरशिप भी देता है। देखो फाइनेंशियली वीक वालों के लिए स्कॉलरशिप भी निकलती है आर्टिकलशिप पीरियड में, उसके लिए आप अप्लाई करो। उसमें आपको अप्लाई सर किया था सर, उसमें किया था, उसमें कुछ हुआ?
सर उसमें हम बार-बार उनको पूछ रहे हैं कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। हम अप्लाई किए हैं, दिसंबर से किए थे, दिसंबर 19 से, हम्म। जो एक आर्टिकल्स का टाइम में करना चाहिए, तो वो हम किए थे। तो 2-3 बार उनसे कन्फर्मेशन लाने के लिए फ़ोन किया था। उन्होंने बोल रहे हैं आप री-अप्लाई करिए, तो आपका एप्लीकेशन अब तक पहुँचा नहीं है, ऐसा ही वो लोग बोल हम्म। रहे, 3-4 बार से वो। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अब देखो आपकी सिचुएशन में अब हम क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता जाकर आपको आर्टिकलशिप हम तो करवा नहीं सकते, ऐसे तो कई स्टूडेंट्स हैं, आपको ये तो खुद ही इसे डील करना पड़ेगा। हम तो एडवाइस दे सकते हैं, नहीं बट सर। ये एडवाइस दे सकते हैं कि बाकी लोग गलती ना करें। पहली गलती जो आपको आपने आपने कहा, जैसे सीपीटी से आप एंटर करें, टाइम ज़्यादा लग गया, डायरेक्टली भी डायरेक्ट एंटर से करते तो वो पीरियड काउंट रहता आपका और जल्दी हो जाता, वो टाइम पीरियड काफ़ी कंप्लीट हो जाता। दूसरी चीज़ कि आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो पहले प्रिपेयर्ड रहे ना कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर खर्चे वो मैनेज नहीं हो रहे, आप तो देख ही नहीं रहे, आप बस ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। और ऐसा करना है तो आप 11वें महीने में ट्रांसफ़र अपनी छोटी फर्म से लेकर फिर जाएं, समझ रहे हैं आप, ताकि सर। उस वो छोटी फर्म में जो भी काम हम सीखा है, थोड़े बहुत पैसे जोड़े हैं या जो भी किया है, 2000 भी स्टाइपेंड मिले, जोड़ के कुछ भी आपने 20-50 हज़ार 20-30 हज़ार जमा करें, तो सेकेंड ईयर में फिर आप जाएँ और 11वें महीने के बाद और फिर आप बड़ी फर्म में करें, बड़ी सिटी में करें, अगर आपके पास फाइनेंस का बंदोबस्त हो पाता है। वहाँ से स्टाइपेंड मिलेगी, कुछ आपने जमा कर लिए, कुछ फैमिली सपोर्ट है और 1 साल काट लिया, तो आप लास्ट ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और नहीं भी करते तो कुछ 4-5 महीने और जाना पड़ता है, फिर आप छुट्टी पे जा सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आप दूसरी बड़ी जगह पर जो जाते हैं ना और खर्चे वर्चे ज़्यादा लगाते हैं, उससे बेटर है कि आप अपनी सिटी में रहकर करें। हाँ एक्सपोजर सर। कम मिलेगा, मुझे मालूम है एक्सपोजर कम मिलेगा, बट ये उनके लिए जो फाइनेंशियली वीक है। पैसा है हाँ तो कोई सर। दिक्कत नहीं है, बट फाइनेंशियल वीक है तो आप अपना काम निकाल लो वहाँ पे। एक बार सीए बन जाओगे तो फिर काम सीखने के लिए है, ये अच्छी जॉब मिल जाएगी, दोबारा काम सीख जाओगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिखाऊँ आप लोगों को आर्टिकलशिप का जितना हो सकता है, तो आप घर बैठे जो है सीख पाएंगे। तो ये एडवाइसेस हैं, और जो भी मैंने आपको बताया आप उसको इसको दोबारा देखना जब ये यूट्यूब पर आएगा, और सारी सर। चीज़ें फॉलो करना। और फिर भी रेजोल्यूशन नहीं निकलता है, कुछ महीने हो जाते हैं, तो सीज़न 2 में डेफिनेटली हम आप फर्म का नाम भी बताना और आप चीज़ें सारी क्लियर करना इसी एक ईमेल आईडी के साथ, और सब मुझे सेंड करना, तो हम उसे भी लेकर चलेंगे। बट अभी जो मैंने प्रोसीजर बताया आप उसे प्लीज़ फॉलो करो, और पहले प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करें, और जो जो मैंने बताया है इसमें वो सब आप फॉलो करें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। बाय।